नमस्कार बंधुओं, आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के इस लाइव कार्यक्रम में सबसे पहले तो मैं गोरक्ष प्रांत के प्रांत संगठन मंत्री अपने अतिशय प्रिय सुहृद आनंद गौरव जी और उनकी समूची टीम, गोरखपुर महानगर के संगठन मंत्री प्रिय आकाश गौड़ जी और उनकी पूरी टीम को हार्दिक बधाई और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के इस लाइव कार्यक्रम में मुझे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आमंत्रित किया, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। और जो लोग मुझे किसी न किसी रूप में देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको तो धन्यवाद है ही। उनके विचार और प्रतिक्रिया भी हमें प्राप्त होगी। शिवम जी, अर्पित जी अभी देख रहे हैं। आज का विषय किसी को प्रथम दृष्टया यह लग सकता है कि पता नहीं यह प्रासंगिक विषय है कि नहीं। विषय प्रासंगिक नहीं है। भारत में स्त्री विमर्श का अर्थ, यह विषय इस विषय की प्रासंगिकता इस अर्थ में है कि आज जब कोविड-19 पूरी दुनिया में अपनी विपदा और अपने कुकृत्य को फैला चुका है, पूरी मानवता दुनिया की, कोई भी देश इससे बचा नहीं है जो इससे पीड़ित और प्रभावित न हो। ऐसे समय में भारत और दुनिया को हम थोड़ी देर के लिए अलग अलग करके यदि विचार करते हैं तो इस महामारी और इस विपदा ने दुनिया के सामने दो प्रकार की समस्या खड़ा किया है और भारत के सामने दो प्रकार की समस्या खड़ा किया है। भारत के सामने और दुनिया के सामने जो समस्या है उसमें एक समस्या कॉमन है कि ये विपत्ति है, ये महामारी है, ये विपदा है, ये इससे लोग प्रभावित हो रहे हैं, पीड़ित हो रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं, उनकी जान जा रही है। लेकिन एक विकट समस्या जो भारत में दूसरी खड़ी हुई है, वह विकट समस्या है कि यहाँ इस बीमारी के साथ साथ वैचारिक विपदा भी खड़ी हुई है। और वह वैचारिक विपदा स्पष्ट रूप से पिछले कुछ वर्षों में जो घटित घटनाएं हैं भारत में, उसी की प्रतिक्रिया स्वरूप कोरोना के बहाने हमारे यहाँ दिखाई पड़ रही है और हम सबको समझ में आ रही है। यह जो वैचारिक विपदा है, इसमें शामिल लोग भारतीय और अभारतीयता के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। एक पक्ष वह है जो कोरोना उनके लिए प्रमुख मुद्दा, विपदा, संकट, समस्या नहीं है। उनके लिए संकट और समस्या यह है कि कैसे यह सरकार खराब काम कर रही है, उसको कैसे हम दोष सिद्ध कर दें, कैसे व्यवस्था को दोष सिद्ध दे दें, कैसे इसमें समस्याएं क्या है, उन समस्याओं को हम कैसे आगे करके किसी को अच्छा और किसी को बुरा सिद्ध कर पाएं, इसमें उनका पूरा कार्यक्रम चल रहा है। मीडिया के एक बहुत बड़े सज्जन, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, एक दिन वो कह रहे थे कि चीन के बहाने भारत सरकार अपनी कमजोरियों को छिपाना चाहती है और दुनिया के दो लोग देश भी छिपाना चाहते हैं। एक दिन दूसरे दिन वो कह रहे थे कि चीन ने जो भारत को किट दिया सुरक्षा उपायों से संबंधित, उस किट में खराबी थी और भारत सरकार उसको लौटा रही है। अब इन दोनों बातों का आप विश्लेषण करेंगे तो आपको पता लगेगा कि वास्तविकता क्या है। अभारतीय मानसिकता भारत को किस धरातल पर कहां ले जा रही है। यह अभारतीय मानसिकता भारत में आरंभिक समय से ही दो प्रकार के वैचारिक द्वंद्व, दो प्रकार के वैचारिक संघर्ष को लेकर भारत में पिछले 70-80 वर्षों से इस देश के सामने एक विकृत प्रकार का वैचारिक द्वंद्व, वैचारिक संघर्ष, वैचारिक टकराव आरंभ किया है। और उसमें है स्त्री विमर्श। स्त्री को मुद्दा बनाकर समाज में अनेक प्रकार की विकृतियां, अनेक प्रकार की समस्याएं
पैदा करने की कोशिश लोगों के द्वारा अलग अलग समयों में की गई है। एक दूसरी भी समस्या है, यहां उसके लिए अवकाश नहीं है कि उसकी चर्चा की जाए, लेकिन जब आप इसकी गहराई में जाएंगे, स्त्री विमर्श की गहराई में, इस विषय की गहराई में जाएंगे, तो एक वर्ग ऐसा क्यों है और इस विषय पर क्यों विचार करता है कि सभी चीजों को हम बराबर कर दें, कोई चीज किसी से ऊपर किसी से नीचे न रहे। वो अपने यहां घर में सेल्फ में किताबों को सजा के रखते हैं तो उनको भी नीचे ऊपर तह करके रखना पड़ता है। अपने यहां कोई सामान सामग्री रखते हैं तो उसके लिए भी उनको एक व्यवस्था बना के रखनी पड़ती है। यहां स्त्री पुरुष को बराबर करने का जो षड्यंत्र है, वह षड्यंत्र स्त्री को स्त्री नहीं रहने देना चाहता और पुरुष को पुरुष नहीं रहने देता। प्रकृति ने स्त्री को स्त्री एक खास उद्देश्य से बनाया है और पुरुष को पुरुष एक खास उद्देश्य से बनाया है। इन दोनों की अपनी अलग अलग विशिष्टताएं हैं, इन दोनों के अपने अलग अलग कार्य हैं। फिर इन दोनों को हम बराबर करने की मुहिम या होड़ क्यों शुरू करते हैं? यह मुहिम इसलिए शुरू हुई दुनिया में कि वामपंथ या साम्यवाद या माओवाद, इसने पूंजीवाद की प्रतिक्रिया स्वरूप दुनिया में 1859 के बाद पूंजीवाद की प्रतिक्रिया स्वरूप अपना पांव पसारना शुरू किया। और किसी की प्रतिक्रिया स्वरूप जब हम बात करते हैं तो आप इसकी तह में जाएंगे तो पूंजीवाद और साम्यवाद में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना प्रमुख उद्देश्य और लक्ष्य होता है। एक प्रतिस्पर्धा बढ़ाता है धन संपत्ति के लिए, दूसरी प्रतिस्पर्धा बढ़ाता है अधिकार के लिए। इन दोनों के द्वारा कर्तव्य को बढ़ावा देने के लिए, कर्तव्य यानी उत्तरदायित्व, ड्यूटी और रिस्पांसिबिलिटी, इन दोनों को आगे बढ़ाने के लिए, इन दोनों के बीच प्रतिस्पर्धा स्थापित करने के लिए, अर्थात कर्तव्य उत्तरदायित्व की प्रतिस्पर्धा शुरू करने पर यह विचार नहीं करते। और इस नाते जिसकी जो ड्यूटी है, जिसका जो उत्तरदायित्व है, उस उत्तरदायित्व से भटकाकर उसको संघर्ष की तरफ ले जाना इनका प्रमुख उद्देश्य होता है। अभी पाकिस्तान के एक क्रिकेटर ने बहुत अच्छा वीडियो दिया था और कहा था कि भारत और इस क्षेत्र के लोग, भारत का नाम लिए बगैर उसने चर्चा किया था कि खाने पीने और रहन सहन का तौर तरीका इनका इतना अच्छा है कि यहाँ के लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी है। और इस नाते भारत की 133 करोड़ जनसंख्या होने के बाद भी कोरोना से पीड़ित लोगों की संख्या दुनिया के देशों की जनसंख्या के अनुपात में बहुत कम है और आज की तारीख में भी कम है। जो है वो चिंताजनक जरूर है, लेकिन जहां 55-60 हजार लोग अमेरिका जैसे देश में, जहां की जनसंख्या हमारी जनसंख्या की लगभग 1/4 है, यूरोप के देश जो पीड़ित हैं, जहां 15,000, 20,000, 25-30 हजार लोग अधिकतम, कई अनेक देशों में दिवंगत हो चुके, उस यूरोप के किसी भी देश की जनसंख्या 10 करोड़ से अधिक की नहीं है। यानी हमारी जनसंख्या की 1/13 जनसंख्या जहां की है, वहां मृत्यु दर हमसे बहुत अधिक है। इसलिए अधिक है क्योंकि हमारे यहां के लोगों की सांस्कृतिक विरासत, यहां के लोगों की व्यवस्थागत विरासत, प्रकृति से नजदीकी के कारण और यहां की वर्तमान व्यवस्था के सूझबूझ के कारण भारत में इस तरह की जो समस्या दुनिया झेल रही है, उसके अनुपात में हमारे सामने बहुत कम समस्या है। और यह समस्या कम क्यों है, इसके पीछे अगर पृष्ठभूमि में हम जाएं, कई लोग कहेंगे कि मैं वेद को नहीं मानता, पुराण को नहीं मानता, उपनिषद को नहीं मानता। चलिए मैं उसकी चर्चा नहीं करता, मैं आदि कवि महर्षि वाल्मीकि की चर्चा करता हूं। और उनका जो पहला श्लोक है, मान निषाद प्रतिष्ठाम त्वं गम शाश्वती क्षमा यद क्रौंच मिथुना देक मवदे काम मोहितम। यानी क्रौंच पक्षी, जो उनका स्त्री और पुरुष का जो उनका स्वरूप, उनका जो
प्रेमालाप हो रहा है, जो आपस में एक दूसरे से मिल रहे हैं, बहेलिया जब उनको मारता है उसमें से एक दिवंगत हो जाता है तो दूसरे की पीड़ा से पीड़ित होकर उनके मुंह से यह श्लोक निकल पड़ता है। यानी उन दोनों पक्षों के मूल्य को स्थापित करने की प्रथा, रिवाज और व्यवस्था भारत की सनातन संस्कृति और परंपरा में अनंत काल से, बहुत प्राचीन समय से रही है। कालिदास जैसा कवि और साहित्यकार, उनका कालखंड क्या है आप पता करेंगे तो जो ईसा मसीह का जन्म है उससे बहुत पहले का निकल जाएगा। कालिदास अपने ग्रंथ रघुवंशम में उसका पहला श्लोक है उनका, वागर्था इव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। वहां रघुवंश की कथा का वर्णन करने से पहले ही वे शिव और पार्वती की वंदना करते हैं, और वंदना दोनों की संयुक्त रूप से करते हैं। संयुक्त रूप से ही नहीं करते हैं, सबसे पहले पार्वती जी का स्मरण करते हैं, फिर भगवान शंकर का वर्णन करते हैं, और फिर कहते हैं ये दोनों लोगों की मैं वंदना करता हूं क्योंकि ये दोनों किसी शब्द में अर्थ की भांति, जैसे शब्द और अर्थ आपस में एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, किसी शब्द में उसका अर्थ अपने आप निहित होता है, वैसे ही ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महर्षि कालिदास, महाकवि कालिदास शब्द को अर्थ के ऊपर और अर्थ को शब्द के ऊपर आरोपित नहीं करते, उनको बराबर करने की चेष्टा नहीं करते, उनके अलग अलग मूल्यों की, उनकी अलग अलग विशिष्टताओं की स्थापना करते हैं। और यह स्थापना क्यों आवश्यक है? स्थापना आवश्यक इसलिए है और कोरोना के संबंध में इसलिए जरूरी है कि आरंभिक समय से ही भारत में मनुष्य के 3 स्तर के क्रियाकलाप बताए गए हैं। साइंस में भी जाएंगे तो हायरार्किकल क्रम में, पदानुक्रम के क्रम में ही कोई चीज स्थापित होती है, उसका निर्माण होता है, उसकी क्रमबद्धता सुनिश्चित होती है। कोई दवा का परीक्षण आप कर रहे हैं, उसका भी एक क्रम होता है, पहले कौन होगा, बाद में कौन होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, यह क्रम तय होता है। बिना उस पदानुक्रम के आप कोई परिणाम नहीं प्राप्त कर सकते। भारत में मनुष्य के 3 क्रियाकलाप, प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीय क्रियाकलाप और तृतीय क्रियाकलाप निर्धारित हमारे शास्त्रीय परंपरा से ही तय हैं और नियत किए गए। पाश्चात्य जगत ने उसमें संशोधन करके, और उस संशोधन को भी हमें मान लेने में कोई हर्ज नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है, उन्होंने 4 पदानुक्रम उसका तय किया, प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीय क्रियाकलाप, तृतीय क्रियाकलाप और चतुर्थ क्रियाकलाप। प्राथमिक क्रियाकलाप में उसने कहा कि भोजन, वस्त्र और मकान है। द्वितीय क्रियाकलाप में उसने कहा चिकित्सा और शिक्षा है। तृतीय क्रियाकलाप में उसने कहा ऊर्जा, परिवहन और संचार है। और चतुर्थ क्रियाकलाप में मनोरंजन है, साहित्य है, खेल है, कला है। यह चतुर्थ क्रियाकलाप है। हम ये मान लेते हैं क्योंकि तृतीय क्रियाकलाप भारत में सहगामी क्रियाकलाप है, वो अतिरिक्त क्रियाकलाप में नहीं है, लेकिन हमको उसको भी मान लेने में कोई हर्ज नहीं है। अब भारत की वैदिक कालीन संस्कृति और पौराणिक कालीन संस्कृति की आप अलग अलग व्याख्या करें तो आप पाएंगे कि वेदों की अधिष्ठात्री देवी माता गायत्री हैं और पुराणों की अधिष्ठात्री देवी माता दुर्गा है। वैदिक अधिष्ठात्री देवी के अधिष्ठाता देव सूर्य हैं, जो सृष्टि के इस सौर मंडल के संचालक हैं, सौर मंडल के मुखिया हैं। उन्हीं के प्रताप से, उन्हीं की ऊर्जा से ये पूरा सौर मंडल संचालित होता है। और गायत्री माता अधिष्ठात्री देवी हैं, इसलिए जब गायत्री मंत्र का हम जप करते हैं तो उसमें सूर्य भगवान की अर्चना करते हैं, अभ्यर्थना करते हैं।
यहां गायत्री माता से सूर्य भगवान को छोटा या बड़ा करने का उद्देश्य नहीं है। वो अधिष्ठात्री देवी हैं और ये अधिष्ठाता देव हैं। इसकी आगे मैं आपसे चर्चा करूंगा। पौराणिक देवी देवताओं में माता दुर्गा हैं और वो कैसे प्रकृति से उनका निक्षेपण हुआ है। हम जब चर्चा करते हैं तो जल मंडल, स्थल मंडल, वायु की मंडल की चर्चा करते हैं। स्थल मंडल पर चर्चा करते हैं तो हम पर्वत, पठार, मैदान की चर्चा करते हैं। और इस तरह से क्रम देखेंगे तो त्रिगुणित होती हुई चीजें आपको प्रकृति में दिखाई पड़ेंगी। वही माता दुर्गा 3 रूप धारण करती हैं, महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली। अब ये तीनों रूप ब्रह्मा, विष्णु और महेश से सामीप्य स्थापित करके शब्द और अर्थ की भांति पुनः इनका प्रकटीकरण होता है। वो 3 रूप पुनः त्रिगुणित होता है तो 9 दुर्गा बनती हैं। और वह 9 दुर्गा आप जब सूर्य भूमध्य रेखा के उत्तरायण होता है और सूर्य भूमध्य रेखा के जब दक्षिणायन होता है तो 2 नवरात्रियों में 9 दिन हम 9 दुर्गा की अर्चना और पूजा करते हैं, उनके प्रति श्रद्धा और भक्ति रखते हैं। हम उनकी श्रेष्ठता स्थापित करते हैं, प्रतिपादित करते हैं। अब ये अधिष्ठात्री देवियां, चाहे वैदिक कालीन देवियां हों अथवा पौराणिक देवियां हों, ये अधिष्ठात्री क्यों है, वो अधिष्ठाता क्यों है? क्योंकि हमारे यहां स्त्री समाज को, स्त्री का जो मूल्य है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना गया है। स्त्री समाज को संरक्षक का दायित्व दिया गया है। और इसलिए जिस वामपंथ ने और साम्यवाद ने, समाजवाद ने भूख को सर्वाधिक महत्व दिया, भोजन, वस्त्र और मकान जो व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकता है, इसकी भी अधिष्ठात्री देवी हमारे यहां मातृशक्ति को ही माना गया है। आप किसी भी परिवार के भोजन, वस्त्र और मकान की व्यवस्था स्त्री समाज के बिना कल्पना नहीं कर सकते, उसके व्यवस्थित स्वरूप के बिना कल्पना नहीं कर सकते। हम बिना स्त्री समाज के किसी भी परिवार के भोजन की सुचारू व्यवस्था, वस्त्र की सुचारू व्यवस्था, मकान की सुचारू व्यवस्था की कल्पना और चर्चा और उसके व्यवस्थित स्वरूप की चर्चा नहीं कर सकते। अगर करते हैं तो उससे समाज विखंडित होता है, छिन्न भिन्न होता है, उस पर समस्याएं बढ़ती हैं, मनुष्य का जीवन स्तर खराब होता है, मनुष्य के अंदर दुर्गुण और विकृति का समावेश होता है। दुनिया के देशों में, चाहे यूरोप हो या अमेरिका हो, जो तथाकथित विकसित देश आप जिनको कहते हैं, उन देशों में इस प्रकार की पारिवारिक, व्यक्तिगत समस्याएं इतनी विकराल अवस्था में हैं, इतनी अधिक समस्याएं हैं वहां कि वहां के लोग स्विगी और जोमेटो जैसी गतिविधियों पर उनको निर्भर रहना पड़ा है। आप भोजन की व्यवस्था को लीजिए, हम भोजन, वस्त्र, मकान जैसी व्यवस्थाओं को खराब, छोटा, कमजोर और गया गुजरा काम सिद्ध करने में इस तरह की अभारतीय मानसिकता की विचारधारा के लोगों ने भारत में यह माहौल बनाने की कोशिश किया कि ये छोटा काम है, ये खराब काम है, ये बुरा काम है, इस काम को करने से तौहीन होती है, अप्रतिष्ठा होती है। यह बात यहाँ की मानसिकता में, यहाँ के लोगों के मस्तिष्क में जमाने की और स्थापित करने की कोशिश की गई वर्षों से। और इस कोशिश ने भारत की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, व्यक्ति परिवार में पर उसकी निर्भरता जब खत्म होने लगी, परिवार के प्रति उसकी जवाबदेही जब खत्म होने लगी, परिवार के प्रति उत्तरदायित्व जब उसका कमजोर पड़ने लगा, एक दूसरे के प्रति निर्भरता का जब अभाव होने लगा, तो वह तलाश करने लगा अपने से बाहर के दुनिया में कि कहां हमको सुख और शांति प्राप्त होती है। वो घर का सुरुचिपूर्ण भोजन करना, अच्छा सुस्वादु भोजन करना
उसको सुखकर नहीं प्रतीत होता। वह जो चाहिए उसको, जिससे उसको सुख शांति और संतुष्टि मिल सकती है, वह सुख शांति और संतुष्टि उसी भोजन वस्त्र मकान की सुव्यवस्थित गतिविधियों में प्राप्त हो सकती है, और वह उसकी तलाश बाहर करने लगता है। यहां इस बात का यह आशय कतई नहीं है कि स्त्री समाज को शिक्षा नहीं होनी चाहिए, स्त्री समाज को दूसरा कार्य नहीं करना चाहिए, स्त्री समाज को अकादमिक क्षेत्र में नहीं जाना चाहिए, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में नहीं जाना चाहिए, चिकित्सा के क्षेत्र में नहीं जाना चाहिए, अन्य कार्य। इसका यह आशय नहीं है। इसका आशय केवल यह है कि स्त्री समाज हमारी मूलभूत जैविक आवश्यक, जिनके बिना जीवन चल ही नहीं सकता, उससे अलग करने की, उससे दूर करने की चेष्टा और भारतीय विचारधारा ने भारत में अनंत काल से किया है, और उसको छोटा और खराब बनाने की कोशिश की गई है। भोजन, दुनिया में सारा कार्य, जो भी आप व्यवहार, चाहे कितना हो उच्च से उच्च तकनीकी का आप सहारा ले रहे हो, चाहे कितना हो बड़े पद पर आप जाने की कोशिश कर रहे हो, जितनी भी बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त करने की आप कोशिश कर, किसके लिए? हम अच्छा, सुरुचिपूर्ण, स्वादिष्ट, पौष्टिक, सुपाच्य भोजन कर सकें, हम अच्छे से अच्छा और सुंदर वस्त्र धारण कर सकें, अच्छे से अच्छा और सुंदर सुरम्य वातावरण में हमारा आवास हो। इसके अतिरिक्त आपको क्या चाहिए? ये 3 ऐसी आवश्यकताएं हैं जिन 3 आवश्यकताओं के लिए व्यक्ति सब कुछ कर रहा है, और ये तीनों अगर व्यवस्थित है तो व्यक्ति का जीवन व्यवस्थित है, उसका मस्तिष्क व्यवस्थित है, उसका दिल और दिमाग व्यवस्थित है, उसका विवेक व्यवस्थित है, और उसका समाज व्यवस्थित है। और सब जब व्यवस्थित है तो इस समाज और इस देश और मानवता के लिए वह बेहतर योगदान दे सकता है। इसलिए हमने, भारतीय सभ्यता और संस्कृति के पोषकों ने, स्थापित करने वालों ने, यह सबसे महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व, सबसे जरूरी उत्तरदायित्व उनके कंधों पर रखा, जो धैर्यपूर्वक, साहसपूर्वक, सुंदर तरीके से व्यक्ति और जीव और समाज के इन मूलभूत जैविक आवश्यकताओं की व्यवस्था कर सके, इसको सुव्यवस्थित तरीके से संचालित कर सके। वो अधिष्ठात्री देवियां हैं जिन देवियों के कंधे पर सबसे महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व और भार भारतीय समाज ने डाला और रखा। पुरुष के पास वह शक्ति, सामर्थ्य, वह सूझबूझ, वह विवेक, वह श्रेष्ठता, वह तन्मयता, वह धैर्य, वह साहस नहीं हो सकता जो स्त्री समाज में है। इसलिए जो सर्वाधिक मूल्यवान तत्व जीवन के लिए आवश्यक है, उस भोजन, वस्त्र और मकान की अधिष्ठात्री, अधिष्ठाता इन देवियों को बनाने की प्रथा, रिवाज, संस्कार आरंभ किया। इसको छिन्न भिन्न कैसे हो? यह छिन्न भिन्न होगा तो भारतीयता छिन्न भिन्न होगी, सनातन संस्कृति छिन्न भिन्न होगी, और यहां हमको 3 चीजों का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, और शब्दों के प्रयोग में बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी। जब हम किसी चीज को पुरातन कहते हैं तो पुरातन का अर्थ होता है कि आदि काल में, आरंभिक अवस्था में, समय के क्रम में सबसे पहले जो तत्व, पदार्थ, वस्तु, व्यवहार और कार्य विद्यमान था, उत्तरदायित्व विद्यमान था, मूल्य विद्यमान थे, हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। जब हम चर्चा करते हैं सनातनता का, मैं पुरातन की बात करता हूं, वह जो आदिकाल में विद्यमान था वो सनातन है।
जो उसका जो अंश, उसका जो प्रभाव, उसका जो छाप आज भी विद्यमान है, वह सनातन है। और तन को जो जोड़ के रखता है, जो तंतु, उसको हम चिरंतन कहते हैं। और इन तीनों के सामुच्चयिक स्वरूप को प्रकट करने वाला जो शब्द है वह है शाश्वत। यानी जो शाश्वत, सातत्यता में जो विद्यमान है, पुरातन, चिरंतन, सनातन का जो शाश्वत स्वरूप है, वह शाश्वत स्वरूप भारतीयता में, सनातन संस्कृति में और यहाँ की व्यवस्था में निहित है। इसलिए जब हम इस विषय का विचार करते हैं तो इस विचार करते समय हमको इस बात का ठीक से ध्यान रखना पड़ेगा कि हम जिस स्त्री विमर्श पर चर्चा करने जा रहे हैं वह स्त्री विमर्श भारत और भारतीयता के लिए कितना हानिकारक है, कितना नुकसानदायक है, कितना पीड़ा देने वाला, कितना तकलीफ देने वाला, कितना कष्ट देने वाला है। और इसी नाते भारत में जब हम चर्चा करते हैं स्त्री विमर्श की, तो स्त्री विमर्श की चर्चा में हमको इस बात को सन्नद्धता से ध्यान में रखना पड़ेगा। अनेक बार यह देखने में आता है कि हमारी माताएं और बहनें जब स्त्री विमर्श को लेकर, महिला सशक्तिकरण को लेकर चर्चा और वार्ता करती हैं तो वो पक्ष और विपक्ष बन के चर्चा करती हैं, वो अलग ध्रुव बनकर चर्चा करते हैं। इस बात की उनकी चर्चा का दायरा इस बात में सीमित नहीं है कि हम दोनों का आपस में साहचर्य, समन्वय इस सृष्टि का, इस व्यवस्था का सुव्यवस्थित संचालन कर सकता है। भारत में पहली जो आधारभूत, मूलभूत, मूल्यवान आवश्यकता, भोजन, वस्त्र, मकान, वो स्त्री समाज पर देने का विधान था। द्वितीयक और तृतीयक, द्वितीयक अर्थात चिकित्सा और शिक्षा, दोनों को समान रूप से उस गतिविधि और कार्य में शामिल होने की व्यवस्था थी। तीसरा विधान जो था भारत में साहित्य, कला, संगीत के सृजन का, मनोरंजन आदि का, इसमें भी दोनों को समान रूप से भागीदारी करने की, समान रूप से योगदान देने की व्यवस्था भारतीय समाज में थी। कितना सुंदर और सुखद तरीके से ये सारी चीजें चल रही थी। साहित्य में कहा जाता है कि जब कोई क्लासिकल रचना होती है तो क्लासिकल रचना में मस्तिष्क आगे चलता है, यानी दिमाग आगे चलता है और दिल उसका अनुसरण करता है। और जब कोई रचना रोमांटिक होती है तो उसमें दिल आगे चलता है और उसका दिमाग अनुसरण करता है। भारत में प्राथमिक क्रियाकलाप की दृष्टि से हमेशा यह दिशा निर्देश भारत के शास्त्रीय ग्रंथों में, ऋषि मुनियों की परंपरा से यह बताया गया कि भारत में जो प्राथमिक क्रियाकलाप है उसमें नेतृत्व रहेगा मातृशक्ति का, पुरुष शक्ति उसका अनुसरण करेगा, अनुगमन करेगा, सहचर की भांति पीछे चलेगा, उनके निर्देशों का पालन करेगा, वो संचालक होंगी, ये अनुगमन करता होगा। हमने सबसे मूल्यवान कार्य और व्यवहार को, सबसे जरूरी आवश्यकता को हमने ऐसे भंवर जाल में, ऐसे संघर्ष में, ऐसे वैचारिक संघर्ष में डालने की भारत में चेष्टा की गई और उस चेष्टा के कारण हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारे लोग आपस में बिखर रहे हैं, टूट रहे हैं। और अनेक बार महिला सशक्तिकरण के नाम पर हम भी भ्रम का शिकार होकर वही बातें सुनने, सोचने और समझने लगते हैं जो हिंदुस्तान की विरुद्ध, यानी भारतीयता की विरोधी शक्तियों द्वारा भारत को समझाने और बताने की कोशिश की जाती है। हमें इस विषय पर बहुत गंभीरतापूर्वक विचार करके, चर्चा करके आगे चलना पड़ेगा और कार्य करना पड़ेगा,
क्योंकि यह षड्यंत्र, यह खेल भारत में बहुत सुनियोजित तरीके से किया गया। और इसलिए किया गया कि भारत में जो भी 1000-1200 की गुलामी भारत ने देखा है, उस गुलामी के कारण भारत में इस तरह की विकृति पैदा करने की कोशिश की गई। और इस कोशिश में हमेशा जिसके अंदर त्याग का, तपस्या का भाव होता है, उसके अंदर विद्वेष, उसके अंदर घृणा का भाव भरने की कोशिश दुनिया के लोगों ने भारत में किया। जो साहस जिसके पास है, जिसके पास धैर्य है, जिसके पास त्याग है, जिसके पास समर्पण है, जिसके पास अधिक निष्ठा है, उसको उसके मस्तिष्क में ऐसा वातावरण, ऐसा वायुमंडल, ऐसा आचरण उसके अंदर बना देने की कोशिश की गई स्त्री विमर्श के नाम पर, अन्य विमर्शों के नाम पर, कि भारत उसका अभिशाप अनेक रूपों में देख रहा है, भोग रहा है, उसका नुकसान उठा रहा है। पूरी दुनिया भारत का अनुसरण कर रही है और देखने में आता है कि भारत दुनिया का अनुसरण कर रहा है। हम जब यह अनुसरण करने का कार्य करते हैं तो हमें यह विचार करना पड़ेगा कि दुनिया हमारे बारे में क्या सोच रही है। दुनिया के लोग भारतीयता का अनुसरण कर रहे हैं और भारत दुनिया का अनुसरण कर रहा है। यह कितनी बड़ी विडंबना है। यह विडंबना इस नाते भी है कि हम काल, समय और परिस्थिति के अनुसार जो सातत्यता या शाश्वत विधान है भारत का, उसको समझने और जानने की कोशिश अनेक बार नहीं करते हैं। हम इस बात की जानने की कोशिश नहीं करते हैं कि भारत में जाति व्यवस्था जन्म आधारित नहीं है। भारत में जाति व्यवस्था कर्म आधारित रही है और कर्म ही व्यक्ति को छोटा, बड़ा, श्रेष्ठ या निकृष्ट बनाता है। कर्म खराब करके ब्राह्मण कुल में पैदा होकर रावण असुर कहा जाता है। कर्म अच्छा करके महर्षि वाल्मीकि किसी भी जाति में जन्म लेकर महर्षि की पदवी प्राप्त करते हैं, महर्षि की पदवी पर आसीन होते हैं, भगवान वाल्मीकि की पदवी पर आसीन होते हैं, भगवान रैदास कहे जाते हैं। इसलिए भारत में विमर्श के नाम पर जब भी कोई संकट या समस्या खड़ा होता है तो एक दूसरा सुर, एक दूसरा तान, एक दूसरा वायुमंडल खड़ा कर दिया जाता है। और इस संदर्भ में हम आप सबसे, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं या विचार करेंगे वो स्वयं भी, कि भारत में कोरोना नामक जो महामारी आई है, फैली है और दुनिया में फैली है, इस पर लोगों का, जिन लोगों को ध्यान नहीं है, वो किसी दूसरी बात की चर्चा शुरू कर देते हैं। वो पक्ष विपक्ष बनकर चीज़ों की व्याख्या करना शुरू कर देते हैं और इस विषय से लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। सत्ता और व्यवस्था जो कार्य कर रही है उसमें सहयोग करने के बजाय एक दूसरा राग अलापना शुरू कर देते हैं। ऐसे लोगों से सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता पड़ती है। भारत में हम स्त्री को पुरुष बनाने के लिए बेचैन और व्याकुल जिस प्रकार हैं, वह भारत के लिए और ही नहीं समूची दुनिया के लिए, स्त्री समाज के लिए, मानवता के लिए सुखकर नहीं है। पुरुष जैसा वस्त्र पहना देने से स्त्री पुरुष हो जाएगी, पुरुष जैसा भोजन करा देने से स्त्री पुरुष हो जाएगी, पुरुष जैसा दैनिक जीवन अपनाने से स्त्री पुरुष हो जाएगी, ऐसा नहीं है। पुरुष को पुरुष रहने दीजिए, स्त्री को स्त्री रहने दीजिए। पुरुष को स्त्री की प्रतिष्ठा और सम्मान का ध्यान रखना आवश्यक है, स्त्री को पुरुष की प्रतिष्ठा और सम्मान का ध्यान रखना आवश्यक है। दोनों एक दूसरे को पूरक बना कर रखिए। अनेक बार अनेक लोगों के घरों में जाइए तो वो कहते हैं कि मैं अपनी बेटी को ही बेटों से बढ़ के मानती हूँ। यानी आपके मस्तिष्क में ही छोटा बड़ा विचार पहले से घर किया हुआ है। हम अपनी बेटी को बेटी ही क्यों नहीं रहने देना चाहते हैं? बेटी की मूल्य को क्यों पहचानने से मना करते हैं?
क्योंकि भारतीय समाज में बेटी के ऊपर सर्वोत्तम जो दायित्व है रोटी बनाने का दायित्व, वह रोटी बनाने का दायित्व जिससे पुरुष और स्त्री दोनों का पोषण होता है, उस दाल और सब्जी और चावल बनाने का दायित्व जिससे सभी समाज के प्रत्येक जीव जंतु पदार्थ का पोषण होता है, उस वस्तु पदार्थ के संरक्षण का दायित्व है जिससे समूची मानवता संचालित होती है, जिससे आदमी आदमी पुरुष सभ्य और सुसंस्कृत मानव कहा जाता है, जिसके आधार पर हम दुनिया में 6 बड़ी और 20 छोटी सांस्कृतिक केंद्रों की चर्चा करते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? प्रकृति ने पुरुष और स्त्री दोनों की संरचना अलग अलग बनाया है, दोनों की संरचनागत विशेषताएं भिन्न भिन्न प्रकार की हैं और उन संरचनागत विशेषताओं को हमको समझने और जानने की जरूरत, उनके मूल्य और विशिष्टता को हमको समझने और जानने की जरूरत है और इसलिए आवश्यक है। इसलिए स्त्री समाज के ऊपर मूलभूत आवश्यक उत्तरदायित्व भारतीय सभ्यता और संस्कृति ने, सनातन संस्कृति ने उनके ऊपर डाला, क्योंकि उनके अंदर सामर्थ्य है सृजनशीलता का, निर्माण करने का, उनका श्रेष्ठ कर्तृत्व है, वो सृष्टि के निर्माण की अमूल्यवान इकाई है, वो सृष्टि का संचालन कर सकते हैं, वो पुरुष और स्त्री दोनों की जन्मदाता हैं, उनकी पालन करता है, उनके अंदर संस्कार निर्माण करने की पाठशाला है। पुरुष के अंदर क्या खाए, क्या पहने, क्या नहीं पहने, कैसे रहे, कैसे नहीं रहे, इसका श्रृंगार करने की साधन है वो, जिसके अंदर सृजन की सामर्थ्य है, निर्माण की सामर्थ्य है, बना देने की सामर्थ्य है, संरचना का विकास कर देने की सामर्थ्य है। उनके ऊपर यह दायित्व और यह उत्तरदायित्व दुनिया ने, समाज ने नहीं, भारतीय सभ्यता और संस्कृति ने दिया है। और दुनिया में एक विकृत प्रकार की जो मानसिकता आई और किसी न किसी रूप में वह भारत में भी आ गई, उस भारत में आकर उसने भूख का नारा देने वाले लोग, गरीबी का नारा देने वाले लोग, मूलभूत आवश्यकताओं की अधिष्ठात्री को ऐसे संक्रमण, ऐसे मानसिक द्वंद्व, ऐसे काल्पनिक महत्वाकांक्षा में ले जाकर खड़ा कर दिया कि जिसके कारण समाज बंटने, टूटने और खंडित होने की दशा में पहुंचा जा रहा है। हमारा यह कर्तव्य है, हमारी यह ड्यूटी है, हमारा यह उत्तरदायित्व है, हमारा यह कर्तव्य है कि हम इस तरह के मनोविकारों से लोगों को, दुनिया को और समाज को बचाएं। स्त्री विमर्श मुद्दा और विषय नहीं होना चाहिए, न हो सकता है, न वो चर्चा का विषय है। ये चर्चा का विषय इसलिए बना, हमारे आपके विचार में इसलिए आया, क्योंकि आज जब दुनिया कोविड-19 जैसे महामारी और विपदा से लड़ रही है, उस समय हम इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि कैसे चीन इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। हम इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि कैसे भारत की व्यवस्था इसके लिए दोषी है। हम इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि कैसे यहां संसाधनों की कमी है, जब भारत ही नहीं पूरी दुनिया चिल्ला चिल्ला कर यह कह रही है कि इसके लिए अभी कोई दवा नहीं है। पूरी दुनिया ये जानती है कि कहीं भी किसी भी रूप में प्रत्येक व्यक्ति के लिए चिकित्सा की किट, वेंटिलेटर, अस्पताल अलग अलग नहीं खोले जाते हैं। साधन सुविधाओं का अभाव रहता ही है, दवा नहीं है, साधन सुविधाओं का अभाव है। साधन सुविधाएं जहां सबसे अधिक हैं, वहां सबसे अधिक नुकसान हो रहा है, फिर भी हम यहां की व्यवस्था को दोष दे रहे हैं। इसका मतलब है कि हम वास्तविक
तथ्यों से, वास्तविक बातों से सबका ध्यान हटाने की कोशिश कर रहे हैं। एक विशेष प्रकार की मानसिकता के लोग कमी, गरीबी का, गुजरात से पलायन, मुंबई से पलायन, दिल्ली से पलायन हो रहा है, उस समय वो चर्चा करते हैं भूख और गरीबी का। उसी समय चर्चा वो स्त्री विमर्श का करते हैं। उसी समय चर्चा चीन के बचाव की करते हैं। उसी समय चर्चा वो भारत की व्यवस्था पर आरोप मढ़ने की करते हैं। ये सब चीजें एक साथ कैसे चलेंगी? आप अपना पक्ष स्पष्ट कीजिए कि आप भारत के साथ खड़े हैं कि आप भारत के विरुद्ध खड़े हैं। आप मानवता के साथ खड़े हैं या अमानवता के साथ खड़े हैं। आप दुनिया जो आज मानवता को लेकर त्राहि त्राहि कर रही है, मानवता को लेकर पूरी दुनिया संत्रस्त है, बेचैन है, व्याकुल है, परेशान है। ऐसी परिस्थिति में आप इस तरह की निखालिस नकारात्मक गतिविधियों में संलग्न होकर आप करना क्या चाहते हैं? क्या दुनिया और समाज को देना चाहते हैं आप? भारत में स्त्री समाज सर्वश्रेष्ठ था, सर्वश्रेष्ठ है। मनुष्य के मनोवेग, मनुष्य के जो संवेग हैं, वो सर्वश्रेष्ठ अवस्था में स्त्री समाज में विद्यमान रहते हैं। और उन मनोवेगों में बहुत कम मात्रा में ऐसे मनोवेग हैं जो पुरुष समाज में सर्वश्रेष्ठ अवस्था में होते हैं। अधिकांश मनोवेग, अधिकांश संवेग महिलाओं में सर्वश्रेष्ठ अवस्था में, अच्छी दशा में विद्यमान रहते हैं और वो अच्छा परिणाम दे सकते हैं। इसलिए समाज को व्यक्ति से परिवार, परिवार से समाज, समाज से देश और देश पूरी मानवता का संरक्षक होता है। कोई भी राष्ट्र, कोई भी राष्ट्र सभ्यता और संरक्षण संस्कृति का वाहक होता है, वह अपने मूल्यों और मर्यादाओं में। इसलिए अगर सच्चे अर्थों में कोई राष्ट्र है तो वह मानवता का विरोधी नहीं होता। मानवता का विरोध करने वाले ऐसा षड्यंत्र, ऐसे प्रकार के विमर्श को आमंत्रित करते हैं। वो ऐसे प्रकार के विरोध को आमंत्रित करते हैं और वो टिप्पणी करते हैं कि योग और ध्यान जैसे चीजें भी फालतू हैं, बेवजह हैं, आधारहीन हैं। ये ऐसा प्रलाप करते हैं। क्या सूर्य के अस्तित्व को कोई नकार सकता है? सूर्य के अस्तित्व को, उसके मूल्य को, उसके महत्व और विशिष्टता को कोई नकार सकता है? योग और साधना, आसन और प्राणायाम का आदि स्थान सूर्य है। सूर्य भगवान की जब हम पूजा करते हैं, सूर्य नमस्कार में 15 प्रकार के आसन समाहित हैं और वहीं से आरंभ होता है इन सारे गतिविधियों और कार्यों का, जो मानव जीवन को, मानव के रोग प्रतिरोधक क्षमता को, मानव के सारे वैशिष्ट्य को चैनलाइज करता है, व्यवस्थित करता है, सुसंचालित करता है। उस पर सवाल खड़ा करते हैं। कहते हैं ये लोग कहते हैं, इस तरह के विमर्श चलाने वाले, कि ये कुत्तों का आसन है। भारत में भारतीयता के सहारे जब तक भारत चलेगा, भारत का कुछ नहीं बिगड़ेगा। आज पूरी दुनिया भारत की तरफ ध्यान लगाकर देख रही है। अमेरिका में 1400 से अधिक योग के केंद्र हैं। अमेरिका चाहता है कि भारत के लोग उन योग केंद्रों का संचालन करें। पूरी दुनिया भारत को इस दृष्टि से देख रही है। जब भारत में बहुत सारे लोग कोरोना को लड़ने के लिए नहीं, कोरोना को बढ़ाने पर आमादा हैं, उस समय भी, इस महामारी के कालखंड में भी भारत में, भारत के लोग इस तरह की विपदा से दुनिया की तुलना में बहुत कम मात्रा में पीड़ित हैं। इसलिए आप सबसे मैं नम्र निवेदन करता हूं, मैं प्रार्थना विनती करता हूं कि इस तरह की चीजों से हम दूरी बनाएं। ऐसे लोगों को हतोत्साहित करें, नकारात्मक गतिविधियों में सन्नद्ध होकर, सचेष्ट होकर, संयत भाषा में
पूरे निष्ठा, समर्पण, ताकत और साहस से ऐसे लोगों का विरोध करें, देश और समाज के निर्माण में अपना योगदान करें। जो लोग इस देश को, समाज को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं वह स्वतः नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि पुरातनता में, चिरंतनता में और सनातनता में और शाश्वत मूल्यों में जो अर्थ, जो अधिकार, जो कर्तव्य, जो निष्ठा, जो त्याग, जो समर्पण निश्चित है, तय है, उसका कभी कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि ऐसे लोग प्रकृति के निकट रहते हैं। प्रकृति यानी सृष्टि, प्रकृति यानी ब्रह्मांड, प्रकृति अर्थात हमारे आदि देव, प्रकृति यानी जिसने पृथ्वी का निर्माण किया, जिसने ग्रहों, उपग्रहों का निर्माण किया, जिसने सौर मंडल का निर्माण किया, जिसने आकाश गंगा का निर्माण किया, जिसने ब्रह्मांड का निर्माण किया, जिसने नदी बनाया, जिसने पर्वत, पठार, मैदान, झील, तालाब बनाया, वनस्पतियों का निर्माण किया और जिसने स्वयं जीव जंतु बनाए, उसका हम उसके प्रति श्रद्धा और आदर भाव प्रकट करते हैं, नमन करते हैं, श्रद्धावनत होते हैं। और ऐसे जो भी लोग हैं उनका कभी कुछ बिगड़ता नहीं, वो न्यूनतम नुकसान उन्हीं का होता है, अधिकतम नुकसान उनका भी हो जाता है, उनका होता है जो इसको नहीं मानते हैं। न्यूनतम नुकसान इनको मानने वालों का ऐसे हो जाता है जैसे लंका में जब भगवान हनुमान जी द्वारा आग लगाई गई तो विभीषण का घर जला नहीं, लेकिन विभीषण के घर ने उस आग की लपट तो देखी ही, उस आग ने उसको भी झुलसाने और तपाने का कार्य तो किया ही। उस आग की लपट को देखने का और साक्षी बनने का अवसर तो उस विभीषण के भवन को भी मिला। इसलिए थोड़ा नुकसान तो उनको भी उठाना पड़ेगा, क्योंकि परिदृश्य और वातावरण में जब दूषित प्रकार के लोग होंगे तो उनका भी नुकसान होगा, लेकिन सतर्कता और सावधानी से हम उससे निजात पा सकते हैं, उससे अपने आप को बचाए रख सकते हैं और सही दिशा में अपने आप को ले जा सकते हैं। मातृशक्ति माताओं बहनों से मेरा निवेदन है कि स्त्री विमर्श के नाम पर संघर्ष को प्रश्रय न देकर अपने उत्तरदायित्व और कर्तव्य का अनुसरण करते हुए, पालन करते हुए पुरुष समाज को भी उसके उत्तरदायित्व और कर्तव्य की तरफ ले जाएं, उसका मार्गदर्शन करें, उसको रास्ता दिखाएं। और यह मार्गदर्शन, यह रास्ता समन्वय और साहचर्य से स्थापित होता है। इसमें दोनों में कोई छोटा बड़ा होने का सवाल नहीं है। जिसके ऊपर उत्तरदायित्व बड़ा होता है, कार्यालय में ड्यूटी करना, ऑफिस में ड्यूटी करना बड़ा उत्तरदायित्व नहीं है। किसी के पेट का पोषण करना, किसी के जीवन का पालन करना, किसी को दूध मुहे बच्चे को पाल पोस के बड़ा करना, यह बड़ा उत्तरदायित्व होता है। यह सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य है। यह कर्तव्य हमारी माताएं बहनें कर सकती हैं, किसी दूसरे में यह सामर्थ्य नहीं है। और जो यह स्वयं नहीं करता, नहीं कर सकता, उसको मातृशक्ति कहलाने का अधिकार नहीं है, उसको अधिष्ठात्री कहलाने का अधिकार नहीं है, उसको जननी कहलाने का अधिकार नहीं है, उसको गरिमा और गौरव प्राप्त करने का अधिकार नहीं बनता। और इस अधिकार से जो च्युत होता है वह स्वयं अपने आप में विखंडित, टूटा हुआ महसूस करता है, उसका मस्तिष्क छितराया हुआ होता है, वह दिग्भ्रमित होता है, वह हमेशा द्वंद्व में होता है, वह कुछ भी संरक्षणात्मक नहीं कर सकता। वह केवल छोटे बड़े के तराजू पर तौल कर ही कोई चीज देखने और विचार करने की मात्र कोशिश कर सकता है। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि छोटा और बड़ा का कोई आधार नहीं होता, और छोटे और बड़े का आधार अगर ठीक ठीक मुझे याद आ रहा है तो अटल जी की मैं कुछ पंक्ति सुनाकर अपने बात
अपनी बात आज की पूर्ण करूंगा। अटल जी ने कहा, यदि उनकी कविता मुझे ठीक ठीक याद आ रही है, नहीं भी याद आ रही है, तो उसका भाव यही है कि पेड़ पर खड़ा आदमी ऊंचा दिखाई देता है, जमीन पर खड़ा आदमी नीचा दिखाई देता है। आदमी न छोटा होता है न बड़ा होता है, न ऊंचा होता है न नीचा होता है। फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि आदमी कहाँ खड़ा है या उसे कहाँ खड़ा होना पड़ा है। फर्क इस बात से पड़ता है कि आदमी जहाँ खड़ा है या उसे जहाँ खड़ा होना पड़ा है, वहाँ उसका धरातल क्या है। वह धरातल हमारे स्त्री समाज का, मातृशक्ति का, माताओं और बहनों का है। उस धरातल पर ही खड़ा होकर वह सृष्टि को संचालित कर सकते हैं, अपने परिवार को संचालित कर सकते हैं। इसलिए परिवार में हमारे भोजन का, वस्त्र का, मकान का उत्तरदायित्व, उसके संचालन का उत्तरदायित्व, उसको देखभाल, नियंत्रित करने का, संचालित करने का उत्तरदायित्व मातृशक्ति पर है। ऐसा ही कार्य अनंत काल से भारत में होता आया है। इसलिए भारत की लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक है और इसी कारण अनेक विडंबनाओं के बाद भी भारत आज दुनिया में सर्वश्रेष्ठ और अच्छे तरीके से कोरोना से लड़ने में सक्षम और समर्थ हो पा रहा है। आने वाले दिनों में हमारा भविष्य निश्चित रूप से उज्जवल होगा। दुनिया हमारी तरफ देख रही है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जैसे संगठन इस दिशा में सक्रिय, सचेष्ट और उन्नत कार्य कर रहे हैं। इनके योगदान को समाज, भारतवर्ष भूलेगा नहीं, यह मेरा विश्वास है। और इसी विश्वास के साथ हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के, गोरक्ष प्रांत के और अखिल भारतीय स्तर पर भी सभी को आनंद गौरव जी, आकाश गौड़ जी, सुषमा पांडे जी, नरेंद्र राणा जी, अर्पित जी, रंजीत जी और भी जितने भी सब कार्यकर्ता बंधु हैं, राजशरण जी, सबको मैं धन्यवाद, बधाई, आभार प्रकट करते हुए अपना निवेदन पूर्ण करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।